मन नित राम जपा कर, चंचल मन नित राम जपा कर, पल पल छीना छीना घड़ी घड़ी निस दीना, राम जपा कर, राम जपा कर, चंचल मन चंचल मन चंचल मन नित राम जपा कर। खूबसूरत। एक और हम सुनना चाहेंगे, बहुत ही बढ़िया गाया। भोजपुरी भी अगर भोजपुरी एक और सुनाना चाहें भजन, मैं 2 गाने और सुनूंगा अपने फॉलोअर्स के लिए, जानने वाले चाहने वाले के लिए, आपके चाहने वाले जानने वाले। हमको एक भजन और एक और भोजपुरी। तो एक तो हम शादी तो भइल लिखे हैं, भइल बा तो होखे वाला बा ना, तो हम गाड़ी सुना देते हैं। वो कहूँ वाला नहीं थे, अबे भइल नहीं थे। हाँ तो होइबे करी कबन कबो। हो चलनी के चालल दुल्हा, सुप के फटकारल हो, चलनी के चालल दुल्हा, सुप के फटकारल हो, निदिया के मातल दुल्हा, अखियाँ ना खोले हो, निदिया के मातल दुल्हा, माई के जन्मल दुल्हा, दादा के साजल हो, माई के जन्मल दुल्हा, दादा के साजल हो, रतिया के जागल दुल्हा, अखियाँ ना खोले हो, रतिया के जागल दुल्हा, आवा से पाकल दुल्हा, आवा से पाकल दुल्हा, झावा से झारल हो, रतिया के जागल दुल्हा, अखियाँ ना खोले हो, रतिया के जागल दुल्हा। बहुत ही अच्छा गाया। मैं ये जानना चाहता हूँ, आप थिएटर करते थे, ये उस समय आपने गाना सीखा कि आपने जब ये संन्यास धारण कर लिया, तो जब आप भजन वजन करते थे उसमें इतनी लय के साथ गाने को बनाकर और जिस तरह से आप प्रस्तुत कर रहे हैं ना, ये उस समय सीखा जब आप थिएटर करते थे कि इस समय जब आप संन्यास धारण? गाने की जो क्षमता थी, वोकल में जो मेरा सुर था वो तो था, लेकिन टेक्निकली और उसको मजबूत करने के लिए, अच्छा करने के लिए हम 2 साल 2015-16 में एक विश्वविद्यालय के अंदर एडमिशन लिए। हॉस्टल में मैं रहा, रूममेट के साथ मेस में खाना खाता था, और मैंने पूरा 2 साल रह करके विश्वविद्यालय परिसर में रोज़ अभ्यास करता रहा, तालीम शिक्षा लेता रहा। अब और मैं लगता है कि वो विश्वविद्यालय वाला जीवन ना, आपको मैं कहानी थोड़ी सी लंबी होगी, पर मैं बताऊं, बेहतरीन मेरे ज़िंदगी का अनुभव ये रहा कि मैं फिर से, जो 2009 में बीकॉम पास आउट बच्चा है, वो बुढ़ापे के शुरुआत में फिर से बच्चा हो जाता है, और ग्रेजुएट बच्चों के बीच में वो अंडर ग्रेजुएशन जो कोर्स होता है, फिर से वो रह करके टाट पर ज़मीन पे बैठ के उनके साथ पढ़ता है, खेलता है, बातें करता है। तो आज मेरे अंदर जो भी चकल्लस बचपना और एक अल्हड़पन है ना, और लोग क्या कहेंगे इसका मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ये सब इसी कारण कि हमें एक बार फिर से विश्वविद्यालय में जीवन जीने का, पढ़ाई करने का मौका परमात्मा ने दिया। मतलब कि आपने इतना कुछ ज्ञान अर्जित किया, आप संन्यास धारण करते हैं, मैं बार बार इन शब्दों का उपयोग करता हूँ, आप साधक बनते हैं। बहुत मुश्किल होता है एक ज़िंदगी को जी रहा एक लड़का जो गुलाब किताबों में रख के देता है, हफ्ते भर प्यार को मैं आता हूँ, वो जीता है, फिर उसे छोड़ता है, फिर इस जीवन को अपनाता है जिस जीवन में आप जी रहे हैं। बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर मैं एक शब्द में ये पूछना चाहूँ, जानना चाहूँ, तो आप इतने संसार को घूम रहे हैं, अभी बिहार से आ रहे हैं, कुशीनगर होते हुए, घूमते हुए, गोरखपुर आपके दिल के कोने में, मतलब आप कितना मिस करते हैं? गोरखपुर हम जितने दिन होते हैं, मतलब हम तो हर गली से गुजरते हुए याद करते हैं कि कभी यहाँ से साइकिल से गुजरा, कभी वहाँ से गुजरा। और सबसे अच्छी बात ये मेरे जीवन की रही है कि इस शहर के जो अनुभवी लोग हैं, और ख़ास तौर पर मीडिया जगत के लोग, उनसे बहुत कुछ हमने सीखा। मैं बहुत ईमानदारी से कहता हूँ, ये कहीं भी आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, चाहे जागरण का पूरा संस्थान हो, चाहे उस समय के लोकल चैनल हो, चाहे अमर उजाला, हिंदुस्तान, राष्ट्रीय सहारा, चेतना, हर समूह में ना मुझे इतना स्नेह करते थे लोग। हाँ, गोरखपुर पोस्ट तो खैर अब जुड़ा हुआ है कुछ सालों से, लेकिन जब उस समय की बात कर रहे थे तो सोशल मीडिया का उस समय इतना इन्फ्लुएंस नहीं था ही नहीं। कुल मिला के एक तो आर्कुट था,
तो कभी कभार आज भी जी अमर उजाला का नाम लिया आपने, दैनिक जागरण, सहारा, जो भी बड़े प्रतिष्ठित आज भी वो हमारे मार्गदर्शक हैं। हम लोग उनसे सीखते हैं, जानते हैं। आज भी उनमें ऑथेंटिक चीज़ें हैं, हम लोग जानते हैं। वो हमारे मार्गदर्शक हैं, जो बड़े बड़े संपादक हैं, जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, बड़े बड़े। मैं उनसे सीखता हूँ, पूछता हूँ कि और क्या सुधार करने की ज़रूरत है, खबरें हम कैसे कर सकते हैं। मैं आता हूँ, एक आपके भीतर बचपना है। मैंने देखा जब आपको सर्च कर रहा था, देख रहा था, बच्चों से बड़ा लगाव है। जहाँ बच्चे मिलते हैं आपका माइक शुरू होता है और उस बच्चों के बचपने को आप कैद कर लेना। बिल्कुल बिल्कुल। ये बच्चों के साथ जुड़ाव क्यों है ये तय कर पाना, बता पाना बहुत कठिन है। हमको लगता है ना कि मैं मरूँ जब ना, मतलब मेरी ज़िंदगी की जो आखिरी श्वास हो, उस समय हम बिस्तर पे पड़े हों या घूम रहे हो, टहल रहे हों, और बच्चे कहें कि बाबू बाबू सुनो ना, वो कहें बाबू यार अभी और खेलना कूदना मस्ती करना है, ठीक है। तो जैसे बाबा एक शब्द है ना, बाबा कहते हैं ना, बाबा जी बाबा जी। तो जब हम बच्चों से मिलते हैं ना, 5 साल के 8 साल के बच्चे, तो उनसे कहते हैं बाबू मेरे को तुम बाबा जी नहीं बोलो, बाबू बोलो। तो जब तुम 18-20 साल के हो जाओगे, हम 50 साल के हो जाएंगे, और जब मंच से प्रोग्राम करेंगे और तुम वहाँ के कहो बाबू ठीक हो तुम, बाबू सब खाना खाया कितना अच्छा लगेगा। तो मेरे जीवन में एक बच्चा जो है वो वही कहीं ना कहीं वो बच्चों के साथ एंजॉय करता है, खुश रहता है। ये इंटरव्यू मैं करूं और एक वाक्या ना कर पाऊं, आपसे ना पूछ पाऊं, तो शायद ये पूरा इंटरव्यू 100% में कंप्लीट नहीं होगा। जितना मैंने जानकारी अर्जित की आपने बताया है, वो प्रकरण जब आप सीए की तैयारी कर रहे होते हैं, एक लड़की पर दिल जाता है, उसका कोई भाई नहीं होता है, और आपने उसे अपनी बहन बना ली। दिल नहीं जाता है, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। वो बड़ी प्यारी है। और इंटरव्यू देखे मैं नोट किया हूँ, उसको बताइए। अच्छा चलिए चलिए ठीक है। हाँ, तो लड़का जब कोई रिश्ता नहीं होता किसी लड़की के साथ ना, तो थोड़ा बहुत तो दिल आता ही है, लेकिन वो गहरा वाला दिल पहली मुलाकात में कहाँ आता है, वो थोड़ा ही थोड़ा आता है, ठीक है। म्यूचुअल होने के पहले वो हमारे साथ पढ़ती थी और बहुत प्यारी थी, तो हम सोचे कि इनसे दोस्ती हो जाए। शुरू में तो इतना ही होता है ना, मांग में सिंदूर तो नहीं भरते हो किसी को पहली मुलाकात में। हाँ, तो दोस्ती होता है। तो दोस्ती के दौरान हमारी बातचीत में ये बात सामने आया कि वो ऐसी है जिसके जो 3 बहनें हैं और उनका कोई भाई नहीं है। तो हम बोले कि मुझे अपना भाई बनाओगी, बहुत सच्चा वाला भाई बोला मैं। फिर मुझे उसने राखी बांधा, फिर बातचीत हुआ, और फिर 2008 में हम घर छोड़ दिए। फिर 2013 में फेसबुक जब हम ज्वाइन किए तो वो मुझे मिली, प्रोफाइल देखा मैंने, नंबर मुझे मिला। फिर मैंने जब अननोन नंबर से कॉल किया तो उसने कहा राम प्रकाश बोले हैं, आवाज़ से पहचान गई मेरे को। फिर बातचीत हुआ, तो अच्छा रिश्ता, बात कभी कभी हो जाती है। तो एक मेरा सिर्फ ये कहना है ना कि हम बहुत खराब उन्हें समझते हैं जो रिश्तों में किसी को कैद करना चाहते हैं। अच्छे लोगों को ना अपने जीवन में बरकरार रखिए। हर कोई आपकी महबूबा बने, इतना भी नसीब आपका हमारा नहीं है। बस अच्छे लोग अगर हैं तो वो जीवन के किसी कोने में कहीं ना कहीं वो होने चाहिए। समय पड़ने पर आप उनके लिए, वो आपके लिए कुछ कुछ जरूर करेंगे और जीवन आसान। मैं आपसे एक भजन सुनूंगा और फिर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अरे मना समझ समझ पग धरिए, अरे मना समझ समझ पग धरिए, अरे मन इस जग में नहीं अपना कोई, अरे मन इस जग में नहीं अपना कोई, परछाई सो डरिए, अरे मना समझ समझ पग धरिए, अरे मना समझ समझ पग धरिए।
बहुत ही आपने पहले ही परिचय में कहा आप सोशल रिफॉर्म का काम करते हैं, सामाजिक काम करते हैं हर जगह। कभी कभी आप पत्रकार की भी भूमिका बना देते हैं। पत्रकार की आता हूँ, आपने कहा कि पत्रकारों के बीच में रहा हूँ, बड़ा प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है, और आपका नाम कहीं ना कहीं इसी वर्ग ने डिजिटल बाबा रखा। आप मतलब कि कितना मार्गदर्शन देते हैं? अभी 2-3 दिन पहले का बात है, आप गोपालगंज जा रहे होते हैं, आप बहुत विस्तृत आप बताएंगे। शाम फाटक जो वहाँ पर ट्रेनें जा रही हैं, आ रहे हैं सर, वहाँ से ट्रेनें जा रही हैं और वहाँ कोई फाटक नहीं है, वो ढाला नहीं है। आपने एक दृष्टि दी और एक राह दी कि पत्रकार देख सकता है यूपी में और भी कहीं जगह पे कि ऐसे जहाँ पर 4000, 3000, 5000, 500 की जनसंख्या है, वहाँ से ट्रेनें गुजर रही हैं, लेकिन शाम फाटक या फाटक नहीं है। आपने एक जो साधक वाली ज़िंदगी है, गंभीर विषय, उस पर आपने इंकित किया हंसते हुए, बिना किसी तलखी से। अब जो वीडियो बना रहे हैं, वहाँ इंसान गाड़ी पार कर रहा है, वो गाड़ी लेके गिरा हुआ है और आप उससे पूछ रहे हैं ये कैसे हुआ? हम लोग जा रहे थे, अचानक मैंने देखा कि यहाँ रेलवे का ट्रैक है, और मैंने पूछा फिर ट्रेन गुजरती है इस ट्रैक से? तो बोले हाँ, ट्रेन आती है जाती है। तो हमने कहा फिर फाटक क्लोज़ करने के लिए जो वो बैरियर होता है वो क्यों नहीं है? बोले वो रेलवे की गलती, क्यों नहीं लगाया बैरियर। तो मुझे लगा ये गलत बात है, फिर मैंने वीडियो बनाया और उसको शूट कर रहा था। तब तक देखा एक मोटरसाइकिल से भैया जी गिर गए, तो हमने दौड़ के उनके पास जाया, हमने कहा भैया जी कैसा लग रहा है? अच्छा हुआ मेरे को कूटे पीटे नहीं। अगर हमको कोई पूछता है गिरा हुआ, आप पूछे कि कैसा लग रहा है? हाँ, तो अगर हमको कोई पूछता है ना, तो हम पटक के उस पर एक बैग और कुछ भी फेंक के उसको मारते कि मेरी हालत ख़राब है, तुम हमसे पूछ रहे हो अनुभूति कैसी है। तो असल में एक व्यंग था पत्रकारिता के ऊपर कि एक व्यक्ति जूझ रहा है अपने परिस्थिति से, और आप उससे जाके पूछते हैं भैया जी कैसे हैं, क्या अनुभव है, कुछ तो बताइए। मुझे याद है बदायूं की जिलाधिकारी, एक बदायूं में कांड हुआ था ना, वो कम्युनल कुछ हुआ था, तो वो बार बार पूछे जा रही थी एक चैनल की एंकरा साहब की, कुछ बताइए कुछ। बोले आपको स्पष्टीकरण दे दिया जाएगा। वो 3 जगह यही बोली। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, परिस्थिति को समझते हुए संवाद कायम रखा जाए तो अच्छा है। आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम बीजेपी की आइडियोलॉजी को मानते हैं, हम उनका समर्थन करते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छी बात आपने कही और जो सब मानते हैं, आइडियोलॉजी किसी की मानिए, लेकिन ये नहीं है कि उनसे सवाल ना करिए। मैंने आपका वो इंटरव्यू देखा तो आपने कहा कि मैं उसकी आइडियोलॉजी को मानता हूँ, बीजेपी को वोट दूंगा, बीजेपी को मैं जानता हूँ और बीजेपी को मैं समर्थन, लेकिन मैं विरोध करूँगा जहाँ कुछ गलत, जहाँ वो गलत होंगे। देखिए क्या है ना कि बिना पेंदी का लोटा नहीं होना चाहिए, गांव में कहावत है, नहीं तो ढुलकता रहता है। और कोई लोग होते हैं ना, वो बड़े खतरनाक चतुर होते हैं, पब्लिक फोरम पे वो कभी अपना फेस नहीं दिखाएंगे कि वो है कहाँ, उनकी एग्जिस्टिंग कहाँ है, वो कांग्रेस के आइडियोलॉजी को पसंद करते हैं या बीजेपी को या सपा को या बसपा को या आपको। मेरा मानना है कि एक बहुत पारदर्शी व्यक्ति वही होगा जो पब्लिकली जाहिर करे कि उसका अपना थॉट कहाँ मैच करता है, लेकिन उसके साथ उसमें इतनी अकल समझदारी होनी चाहिए कि जैसे मैं बीजेपी को पसंद करता हूँ, लेकिन बीजेपी का राष्ट्रीय या क्षेत्रीय स्तर पर कोई निर्णय अगर गलत होगा, वो अनएक्सेप्टेड होगा, तो हम उसकी निंदा करेंगे, उसकी भर्त्सना करेंगे, उसका आलोचना करेंगे। चाहे वो व्यक्ति विशेष की आलोचना करना हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की आलोचना करनी पड़े। कोई भी चीज़, कोई निर्णय अगर कोई गलत कर रहा है, जनहित में वो सही नहीं है, तो उस पर बात होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है राजनीति में, आंख बंद करके भक्ति हो रही है, आंख बंद करके फॉलोइंग बढ़ाई जा रही है। काहे रिश्तेदारी काहे खराब करें भाई, विधायक जी नाराज़ हो जाएंगे, सांसद जी नाराज़ हो जाएंगे। अरे सांसद किसने बनाया भैया, किस लिए बने सांसद विधायक? हमारे मकसद को पूरा करने के लिए बनाए, हमारे हक के लिए बने हैं, हमने उनको चुना है। तो अगर कहीं वो दाहिने बाएं जाएंगे तो हमको समझाएंगे, समझ में नहीं आएगा तो उनको धमकी देंगे कि अगले बार से ना अगर ऐसे कन्नी काटोगा ईठोगे तो कुर्सी छोड़ दोगे, कुर्सी से विरक्त हो जाओगे, कुर्सी से हाथ धो बैठोगे। तो ये दमदारी जब तक जनता में नहीं आएगी ना, तब तक सांसद और विधायक जो है ना तानाशाही करते रहेंगे। लेकिन जब वो जान जाएंगे कि जनता जो ना हमारे कंट्रोल में नाई बा, हमके कंट्रोल करके रख ले बा, अपने आप ठीक ठीक काम करेंगे वो लोग। जब आप अभिव्यक्ति करते हैं, जैसे आप बोल रहे हैं
इतना खूबसूरत बोल रहे हैं। हर इंसान अपनी अभिव्यक्ति करता है तो उसके विचार बाहर आते हैं कि वो क्या बोलना चाहता है, उसकी सोच क्या है। जब कोई कुछ बोलता है तो हम उसको सुनते हैं कि उसके विचार क्या हैं। बहुत अच्छी है, आपने कहा कि आइडियोलॉजी को मानिए, भक्त मत बनिए, सवाल करिए। आप हर जगह घूम रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में अभी चुनाव है, वहाँ भी आप घूम रहे हैं, यहाँ भी घूम रहे हैं। आपको अगर मैं पूछूं 2-3 मुद्दे जहाँ आपको लगता है कि सरकार को वहाँ काम करना चाहिए, है ना, आप समाज में जा रहे हैं, सोशल रिफॉर्म का काम भी कर रहे हैं, तो आपको वो 2-3 मुद्दे जहाँ आपको लगता है कि सरकार को काम करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना बहुत ख़राब है। आप कैमरा लेके घुस जाइए सारे सरकारी अस्पतालों में, जितना मरीज है उसके अनुपात में चिकित्सक नहीं है। एमबीबीएस किए हुए लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। हर आदमी के पास करोड़ रुपया तो नहीं ना, हॉस्पिटल अपना खोल ले, तो मजबूरी में या तो किसी दूसरे हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहा है या वो इंतज़ार कर रहा है कि काश मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल जाती, सरकार की वैकेंसी आती है। तो पहले तो चिकित्सकीय जो व्यवस्था है ना उसको सुदृढ़ करने की ज़रूरत है। ठीक, शिक्षा में ना सब पास तो खूब हो रहे हैं, लेकिन पढ़ाने की जो व्यवस्था है और जो इंटेंशन है उसमें कहीं ना कहीं कमी है। जैसे उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है पर उस पर नकेल बाबा ने कसा है। उसी तरह प्राइमरी की जो पाठशालाएं हैं, यहाँ सब जितने तैनात शिक्षक हैं उसमें से 90% खाली मौज कर रहे हैं। पढ़ाने का उनका जो मूल दायित्व है उसके अलावा बाकी सब काम कर रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं। क्यों कोई बच्चा सरकारी के छोड़ के प्राइवेट में भेज रहा है, महंगी शिक्षा के लिए परेशान हो रहा है? क्योंकि उसका विश्वास ही नहीं जम पा रहा है कि प्राइमरी वाले माँ साहब हमारे लड़का के विद्वान या ज्ञानी या समझदार बना पाई हैं। सरकार इतनी पैसा दे रही है उनको तनख्वाह के रूप में, और आपने अपनी कमाई क्या की है कि आपके ऊपर विश्वास ही नहीं कि आपको पढ़ाना भी आता है। तीसरा जो है रोजगार। ठीक है, रोजगार देखिए युवाओं का स्थान उसमें जब तक अब सरकार कहती है कि खाली सरकारी तंत्रों के द्वारा आपको रोजगार नहीं बनाया जा सकता, ये खाली बचने का तरीका है, ये उल्लू बनाने का तरीका है कि आपने बयान जारी कर दिया कि केवल सरकार में इतनी क्षमता नहीं होती कि सबको रोजगार दे सके। तो भैया प्राइवेट रोजगार के लिए आपका कोई मतलब ही नहीं है ना। लड़का जितना सक्षम है वो तो अपना प्राइवेट कहीं ना कहीं खोल ही लेगा, ठीक है ना।